हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रेजेंट वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस। मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज क्यों होता है, फॉल क्यों होता है, इसके पीछे दो ही कारण है, या तो डिमांड या फिर सप्लाई। यूं तो हम सभी जानते हैं कि प्राइस क्यों राइज होता है, डिमांड के राइज होने से या फिर सप्लाई के फॉल होने से। हम यह भी जानते हैं कि कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस क्यों होता है, डिमांड के फॉल होने से या फिर सप्लाई के राइज होने से। इस बेसिक नॉलेज को अपने माइंड में रखते हुए हम इसको डायग्राम की हेल्प से चेन इफेक्ट्स के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डिमांड का प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा। दोस्तों, जब डिमांड चेंज होती है या तो वो राइज होती है या फिर वो फॉल होती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जब डिमांड राइज होगी तो क्या होगा। जब डिमांड राइज होती है तो मार्केट में कमोडिटी का प्राइस भी राइज हो जाता है। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरीके से डिटरमिन होता है। मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, वेयर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व intersects upward sloping supply curve at point E, there equilibrium price ₹30 and equilibrium quantity 30 units is determined. Now, when there is increase in demand, demand curve shifts upward, rightward. Demand curve shift कर जाता है rightward या upward. अब क्या है, कंज्यूमर जो ओरिजिनली E पॉइंट पे था 30 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, अब वो H पॉइंट पे आके 50 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, जबकि प्रोड्यूसर 30 यूनिट्स ही सप्लाई कर रहा है। यह सिचुएशन पैदा हो जाती है एक्सेस डिमांड की, और इस एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है, मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है। मार्केट में प्राइस 40 रुपीस का हो गया है। अब प्राइस के बढ़ने से क्या होता है जरा देखते हैं। जब प्राइस 40 रुपीस पे चला गया है तो contraction of demand from point H to point E1, extension of supply from E to E1 take place, और ये contraction of demand and extension of supply की वजह से new equilibrium establish हो जाता है E1 के ऊपर। यहां पे equilibrium price जो कि पहले 30 था अब 40 हो गया, और equilibrium quantity जो पहले 30 थी वो भी 40 हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डिमांड के राइज होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है। ठीक इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिड्यूस। बट इसको चेन इफेक्ट एंड डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। यह हमारा बेसिक केस है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट पॉइंट E. Here ₹30 is equilibrium price and 30 units is equilibrium quantity. This is the basic case which we need to show in every case. Now, when there is decrease in demand, what happens to demand curve? In this case, demand curve shifts downward or leftward. डिमांड कर्व नीचे की तरफ आ जाता है। अब आप देखिए, कंज्यूमर जो पहले E पॉइंट पे था 30 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, अब वो H पॉइंट पे आ गया है और 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। प्रोड्यूसर अभी भी E पॉइंट पे 30 यूनिट्स ही सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। यह सिचुएशन डेफिसिट डिमांड या फिर एक्सेस सप्लाई की हो जाती है। ऐसे केस में प्राइस रिड्यूस कर जाएगा। प्राइस रिड्यूस कर गया है 20 रुपीस पे। अब जब प्राइस रिड्यूस कर गया, प्राइस रिड्यूस करने की वजह से क्या होता है जरा देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फ्रॉम पॉइंट H टू E1, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम E टू E1 टेक प्लेस एंड न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट पॉइंट E1। हियर
20 is new equilibrium price, which is lower than the previous equilibrium price, and new equilibrium quantity will be 20 units, जो कि पिछली equilibrium quantity 30 units से कम है। यह था हमारा डिमांड में चेंज आने से, राइज होने से या फिर फॉल होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है। ठीक इसी तरह सप्लाई में चेंज आने से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या चेंज आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा, जब डिमांड में चेंज आता है तो दो केसेस हो सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक इसी तरह यहां पे भी हमारे पास दो केसेस हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई। जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस होगा। कैसे होगा, चेन इफेक्ट क्या होगा, डायग्राम कैसा बनेगा, ये अब हम देखेंगे। सो दोस्तों, दिस इज आवर बेसिक केस। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व intersects upward sloping supply curve at point E. Here ₹30 is equilibrium price, 30 units is equilibrium quantity. Now when there is increase in supply, what happens to supply curve? We need to recall our knowledge of theory of supply. यहां पे सप्लाई कर्व जो है वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। When there is increase in supply, supply curve shifts downward और supply curve shifts rightward. अब सप्लाई के इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर जो कि पॉइंट ई पे था अब पॉइंट एच पे आ गया है। प्रोड्यूसर एच पॉइंट पे 50 यूनिट्स सप्लाई करने को तैयार है, लेकिन डिमांड 30 यूनिट्स की ही हो रही है। यह सिचुएशन है एक्सेस सप्लाई की। इस एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस हो जाता है रिड्यूस 20 रुपीज पे। अब जब प्राइस रिड्यूस हो जाता है, प्राइस के रिड्यूस होने से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फ्रॉम E टू E1, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम H टू E1 टेक प्लेस एंड न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट E1. New equilibrium is established at E1. Here equilibrium price is 20 and equilibrium quantity is 40. सप्लाई के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस तो रिड्यूस होता है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारे पास केस है डिक्रीज इन सप्लाई। जरा हम डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब मार्केट में सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई के डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, इसको भी हम जरा डायग्राम से डिस्कस करते हैं। हमारा बेसिक केस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट पॉइंट E. Here ₹30 is equilibrium price and 30 units is equilibrium quantity. अब जब सप्लाई के अंदर डिक्रीज आता है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब प्रोड्यूसर है पॉइंट H पे। पहले प्रोड्यूसर E पॉइंट पे 30 यूनिट सप्लाई कर रहा था। सप्लाई के डिक्रीज होने से प्रोड्यूसर H पॉइंट पे आ गया है और ही इज विलिंग टू सप्लाई ओनली 10 यूनिट्स। ये सिचुएशन डेफिसिट सप्लाई या एक्सेस डिमांड की कहलाती है। डेफिसिट सप्लाई या एक्सेस डिमांड की वजह से मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस हो जाता है 40। प्राइस के बढ़ने से क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम पॉइंट H टू पॉइंट E1। प्राइस बढ़ा तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम पॉइंट H टू पॉइंट E1 एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फ्रॉम पॉइंट E टू E1। और इस वजह से न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है E1 पे। इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस 40 होगा, जो पहले से ज्यादा है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी हमारी 20 की होगी, जो पहले के कंपैरेटिवली कम है। डिक्रीज इन सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम प्राइस तो राइज कर रहा है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। सो दोस्तों, we have seen, we have understood how change in demand and how change in supply has their impact on equilibrium price in the market. अभी हमने इंडिविजुअल तरीके से
चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई का इंपैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर पड़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दोनों में साइमल्टेनियस चेंज हो, डिमांड और सप्लाई इकट्ठे चेंज हो जाए तो क्या होगा। सो दोस्तों, जब डिमांड और सप्लाई में इकट्ठा चेंज आएगा तो दो बातें होंगी, या तो दोनों राइज करेंगे या दोनों फॉल करेंगे। हां, मैं मानता हूं यह भी हो सकता है डिमांड राइज प्राइस फॉल, डिमांड फॉल्स प्राइस राइजेस, ये भी हो सकता है। बट सिलेबस की गाइडलाइंस के हिसाब से हम साइमल्टेनियस इंक्रीज एंड साइमल्टेनियस डिक्रीज ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जरा डिस्कस करेंगे कि जब दोनों इंक्रीज हो जाते हैं तो तीन बातें होंगी, जब दोनों डिक्रीज कर जाते हैं तो तीन बातें होंगी। ये तीन बातें क्या हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। When both demand and supply increase, both demand and supply increase, it's quite possible increase in demand is more. It's quite possible decrease in supply, increase in supply is more. It's quite possible that increase in demand and supply is equal. मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। जब दोनों डिमांड एंड सप्लाई के अंदर इंक्रीमेंट आता है तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो डिमांड में इंक्रीज ज्यादा होगा, या सप्लाई के अंदर इंक्रीज ज्यादा होगा, या दोनों का इंक्रीज बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से जब दोनों फॉल करेंगे तो या तो डिमांड का फॉल ज्यादा होगा, या सप्लाई का फॉल ज्यादा होगा, या दोनों का फॉल बराबर होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने डायग्राम्स बनाएंगे और कंक्लूजन निकालेंगे। पहले जो हम केस उठाने जा रहे हैं, पहला हमारा केस है व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, और यहां पे डिमांड का इंक्रीज हम ज्यादा दिखाएंगे। हमने सबसे पहला केस उठाया बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज। यहां पे तीन केसेस पढ़े जाएंगे। पहला डिमांड का इंक्रीज ज्यादा, दूसरा सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा, थर्ड दोनों का इंक्रीज बराबर। बेसिक केस तो हमारा बनेगा ही बनेगा। अब हमें दिखाना है डिमांड का इंक्रीज ज्यादा, तो मैंने डिमांड इंक्रीज करी। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और अब हमने सप्लाई इंक्रीज करी, डिमांड को इंक्रीज किया, सप्लाई को इंक्रीज किया। यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है तो डिमांड का गैप थोड़ा ज्यादा रखा, जब सप्लाई का इंक्रीज कम है तो सप्लाई का गैप थोड़ा कम रखना है। आप जरा देखेंगे यहां पे ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व तो एक दूसरे को पॉइंट ई पे काट रहे थे, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस 30 था और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी 30। जब डिमांड ऊपर को गई और सप्लाई कर्व नीचे की तरफ आया, ये दोनों रेड लाइन ने एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट किया है वो E1 पे इंटरसेक्ट किया। हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा इसी कैटेगरी का सेकंड केस है। अब की बार हम दिखाएंगे कि सप्लाई के अंदर ज्यादा इंक्रीज आया। हमारे बेसिक केसेस तो सेम ही है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट पॉइंट E। Here ₹30 is equilibrium price, 30 units is equilibrium quantity. अब हम डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं। जरा देखिए, जब हमने डिमांड को इंक्रीज किया तो डिमांड का इंक्रीज थोड़ा रखा, सप्लाई का इंक्रीज डेलिबरेटली ज्यादा रखा, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर। इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर, तो सप्लाई का गैप थोड़ा ज्यादा और डिमांड का गैप थोड़ा कम। अब ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व तो एक दूसरे को पॉइंट ई पे काटते हैं, और जब चेंज आता है तो न्यू डिमांड कर्व, न्यू सप्लाई कर्व एक दूसरे को पॉइंट E1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे केस में हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो राइज हुई बट इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हुआ है। हम अपने थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं। थर्ड केस है दोनों राइज कर रहे हैं और दोनों का राइज बराबर है। ऐसे में हमारा ओरिजिनल केस तो सेम रहेगा। हमने क्या करना है, हमने डिमांड को इंक्रीज किया। जितना गैप अब की बार आपने डिमांड में दिखाया है उतना ही गैप आपने सप्लाई में भी दिखाना है। और आप देखिए, जो रेड कलर की लाइन है, न्यू डिमांड कर्व, न्यू सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को E1 पे इंटरसेक्ट किया। हमने ये देखा
ऐसे केस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। सो दोस्तों, इस कैटेगरी का एक छोटा सा रिकैप मैं आपको दे रहा हूं। जब दोनों डिमांड और सप्लाई के अंदर राइज आता है तो तीन बातें होती है, या तो डिमांड का राइज ज्यादा है, या सप्लाई का राइज ज्यादा है, या फिर दोनों का राइज बराबर है। तीनों केसेस में एक कॉमन चीज है कि न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ती है, लेकिन प्राइस के ऊपर जो इंपैक्ट है वो तीनों केसेस में डिफरेंट है। जब डिमांड का इंक्रीमेंट ज्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है, जब सप्लाई का इंक्रीमेंट ज्यादा होता है तो प्राइस रिड्यूस होता है, जब दोनों का इंक्रीमेंट बराबर होता है तो प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। सो जिस तरीके से हमने साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास है साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। जब दोनों के अंदर डिक्रीज होता है तो तीन बातें होती है, डिमांड का डिक्रीज ज्यादा, सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा, दोनों का डिक्रीज बराबर। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि डिमांड का डिक्रीज ज्यादा हुआ है। जब डिमांड का डिक्रीज ज्यादा होगा तो क्या होगा, जरा डायग्राम से देखते हैं। डिमांड का डिक्रीज ज्यादा है तो हमने ब्लू कलर से जो लाइन है ओरिजिनल डिमांड, ब्लू कलर से जो ये लाइन है ओरिजिनल सप्लाई, बोथ ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। हियर ₹30 is equilibrium price and 30 units is equilibrium quantity. डिमांड का डिक्रीज ज्यादा है तो डिमांड को थोड़ा ज्यादा नीचे को लेके आए और सप्लाई का गैप थोड़ा कम रखा। हम देख रहे हैं दोनों रेड लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पॉइंट E1 पे। दोनों लाइंस ने, ये जो रेड कलर से लाइंस हैं, दोनों ने एक दूसरे को E1 पे इंटरसेक्ट किया। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी रिड्यूस हुई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी रिड्यूस हुआ। सो जब दोनों के अंदर डिक्रीज होता है और डिमांड का डिक्रीज ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस होता है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है। हमारे पास इसी कैटेगरी का सेकंड केस है कि सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा है। हमारा ओरिजिनल केस सेम ही रहेगा, सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा दिखाना है और डिमांड का डिक्रीज हमें कम दिखाना है। सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा है तो सप्लाई का गैप अब की बार हम थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, ओरिजिनल सप्लाई एंड न्यू सप्लाई के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा रहेगा। और डिमांड की अगर बात करें, ओरिजिनल डिमांड एंड न्यू डिमांड के बीच में गैप थोड़ा कम रखा क्योंकि डिमांड का डिक्रीज कम है। न्यू डिमांड एंड न्यू सप्लाई ने एक दूसरे को E1 पे काटा है। यहां पे हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिड्यूस हुई बट इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया है। केस नंबर 3, दोनों का जो डिक्रीज है बराबर है, डिमांड और सप्लाई का जो डिक्रीज हुआ बराबर। हमारा ओरिजिनल केस, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व को जहां पे काटेंगे वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। अब जो डिमांड का डिक्रीज आया है और सप्लाई का डिक्रीज आया है, गैप दोनों जो है सेम मेंटेन करेंगे अपने प्रीवियस शेप के कंपैरेटिवली। रेड कलर की अगर लाइन देखें तो इसको देख के हमें पता लगता है कि अब न्यू इक्विलिब्रियम E1 पे आया। यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिड्यूस हुई। सो डिक्रीज के तीन केसेस में एक कॉमन चीज हमने देखी कि जब डिमांड के अंदर ज्यादा डिक्रीज आता है, सप्लाई के अंदर ज्यादा डिक्रीज आता है, दोनों में बराबर डिक्रीज आता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिरती ही गिरती है। बट जब डिमांड के अंदर ज्यादा डिक्रीज आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस होता है, और जब सप्लाई के अंदर ज्यादा डिक्रीज आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता है। लेकिन जब दोनों के अंदर बराबर डिक्रीज है तो इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई भी चेंज नहीं। सो दोस्तों, यह था हमारा कॉन्सेप्ट इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।